प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5वीं परिसर अध्ययन भाग 1 के बारे में सीखेंगे और सजीव सृष्टि द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड के बारे में सीख रहे थे। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था पृथ्वी के आवरण द स्फीयर ऑफ द अर्थ है, उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों? 4 भाग, जिसको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसके 4 भाग में अर्थ के एक बायोटिक स्फीयर है जिसमें बायोस्फीयर आता है, अबायोटिक स्फीयर है जिसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आता है। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर से संबंधित कुछ बातें सीखी थी कि पृथ्वी पर कितने भाग, 2/3 भाग पानी है, 1/3 भाग जमीन है, और हम लोग विभिन्न भू रूपों को देखा था, 7 महाद्वीपों के नाम और सागरों के नाम के बारे में देखा था। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो जमीन पर प्रवाहित होने वाला पानी, झील का आपने नाम सुना होगा जिसको सरोवर भी बोलते हैं, हिम स्वरूप पानी जो बर्फ के रूप में जमा रहता है, भूजल और एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे। बायोस्फीयर के बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। सरफेस वाटर, जिसको हम बोलते हैं जमीन पर प्रवाहित होने वाला पानी। आप सभी जानते हैं जब बारिश होती है तो जमीन पर से पानी क्या करता है? जमीन के ऊपर बहता है। इसका पानी नमकीन नहीं होता, जैसे आपने सागर का पानी देखा था, समुद्र का पानी नमकीन होता है। इसका पानी नमकीन नहीं बल्कि स्वाद रहित होता है। इन प्रवाह कैसे बनते हैं आपने देखा है, नाला देखा होगा, सोता देखा होगा जिसको झरना भी बोलते हैं, और नदी, इन सब का नाम आप लोगों ने सुना है। ये देखिए, ये सब जा करके पानी नदी में मिल जाता है। तो ये सब जो पानी गिरता है, देखिए अब यहां पर नाला है, सोता है, ये सब कई जगह से आकर के और सब नदियों में मिल जाते हैं। सब कहां मिल जाते हैं? नदियों में। There are many streams of water flowing over the land. This water is not salty but fresh. These streams of water may be rills, brooks, streams or rivers, जिसका नाम है नाला, सोता या नदी। अब इसमें इन जलाशयों में आप जैसा जानते हैं, नाला जो होता है, इन जल रूपों में नाला सबसे छोटा होता है। नाले की हम चित्र आपको दिखाते, देखिए ऐसा चित्र होता है नाले का। ये नाला है, देखिए कच्चा नाला जमीन में। आजकल तो ईंट से उसको सीमेंट से पक्का नाला बना दिया जाता है। इन नालों में पानी बहता हुआ आगे को बढ़ता चला जाता है जैसी ढलान होती है। तो रिल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड रिवर्स द बिगेस्ट। नाला जो होता है पानी में सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा जो होता है वो क्या है? नदी। अब यहां देखिए नाला, ये नाले, छोटे छोटे नाले जो होते हैं, सोते जो होते हैं, झरने जो होते हैं, वो कहां जाकर मिलते हैं? नदी में। और बच्चों,
आपने कभी सोचा है ये नदियां जाके कहाँ मिलती हैं? रिल्स, ब्रोक्स, स्ट्रीम्स ज्वाइन ईच अदर, ये सब एक में मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है? नदी का फार्म हो जाती है, माने पानी ज्यादा हो जाता है। और ये सभी नदियां बहती हुई लास्ट में जा करके, देखिए सोता नदी, ये सब नदी में मिलते हैं, अंत में जा करके सागर में मिल जाती हैं। ऑल रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशन। नदियां अंत में सागर में जा करके मिलती हैं। ते हुआ इस सिस्टम से पानी प्रवाहित होता है। नाला उसमें सबसे छोटा है और सोता जो झरना है, ये सब नदी में जाकर मिलते हैं। और सभी नदियां कहाँ जाकर के मिलती है बच्चों? समुद्र में मिल जाती है। झील क्या है? लेक्स जिसको बोलते हैं। तो आप जानते हैं जहां गड्ढे टाइप का होता है, जमीन के बाहर गहराई वाले कुछ भागों में पानी प्राकृतिक रूप से संग्रहित हो जाता है और जो जल भंडार बन जाता है उसको कहते हैं लेक्स। ये देखिए किनारे किनारे यहाँ पर ऊंचा है, यहाँ पर बाहर से पानी नहीं आता है, समुद्र का पानी है और झरने का पानी है। इस प्रकार से इकट्ठे किए हुए पानी को क्या कहते हैं? सरोवर या झील कहते हैं। तो जो बड़ा बन जाता है वो झील कहलाता है, जो छोटा बनता है उसको पोखर या तालाब भी बोलते हैं। ए वाटर बॉडी फॉर्म्ड बाय वाटर कलेक्टिंग नेचुरली इन ए लो लाइन एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड लेक। जमीन के गहराई वाले कुछ भागों में पानी के प्राकृतिक रूप में संग्रहित होने से निर्मित हुए जल भंडार को झील कहते हैं। छोटा जलाशय अगर रहता है तो उसको पोखर या ताल भी बोलते हैं। और भी आपने देखा होगा पानी बर्फ के रूप में भी होता है बच्चों। ठंडे प्रदेशों में पानी जम जाता है और जब जम जाता है वो लो टेम्परेचर पर तो बर्फ के रूप में हो जाता है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, इसको बोलते हैं हिम स्वरूपी पानी। जो शीत प्रदेश वाले हैं वहां बादल जो होता है बच्चों, पानी के कण घनीभूत होने पर उनका हिम कणों में रूपांतरण हो जाता है। इस प्रकार से जो बादल बनते हैं वो बर्फ के रूप में हो जाते हैं। और बच्चों वो तो तैरते रहते हैं, जब वो ज्यादा भारी हो जाते हैं तो ऐसे प्रदेशों में हिम वर्षा होती है, तब ये पानी के रूप में नीचे आते हैं। जमीन पर हिम की एक के ऊपर एक परतों के संचय द्वारा जो होती है ये बर्फ बन जाती है। दूसरे चित्र में देखिए, ये देखिए पूरा पूरा बर्फ बन जाती है एक के ऊपर एक। और ऐसी बर्फ की परतों पर परतें संचित होती जाए तो उनका आकार बड़ा हो जाता है और तब जमीन की ढलान पर ये परतें देखिए एक के ऊपर गिर रही हैं और वो किसमें बदल जा रही हैं? पानी में बदल जा रही हैं। इसको बोलते हैं हिमनद बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं इसको। ग्लेशियर हिमनद है। देखिए कैसे एक एक गिर रही हैं। समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े टुकड़े या खंड भी होते हैं जो समुद्र के पानी पर क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। ये देखिए अभी दिखाता हूं मैं, ये देखिए समुद्र के पानी पर तैर रहे बर्फ। ये ग्लेशियर है, हिमनद है, ये तैर रहे हैं। इनको हम हिमशिला कहते हैं या प्लावी हिम कहते हैं। ये समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े टुकड़े या खंड जो होते हैं उसको हम, देखिए बड़े बड़े भी हैं और छोटे छोटे भी, दोनों दिख रहे हैं। इनको हम प्लावी हिम या हिमशिला कहते हैं। तो बच्चों पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जो शुद्ध पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में है अपने पृथ्वी पर। तो ये पानी जो है तालाबों में, समुद्र में, पोखरों में, छोटे बड़े स्थानों पर इकट्ठा होता है। इकट्ठा होता है तो जैसा आप जानते हैं जब सूर्य की गर्मी होती है तो कुछ वाष्प बन के उड़ जाता है और कुछ पानी कहाँ चला जाता है बच्चों? जमीन के अंदर। कुछ पानी
कहाँ चला जाता है? ग्राउंड वाटर बोलते हैं उसको, भूजल बोलते हैं। ये देखिए, कुछ पानी सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है समुद्र में, पोखर, तालाब में, जहां भी पानी रहता है तो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। और कुछ पानी ग्राउंड वाटर लिखा है, नीचे देखिए कैसे पृथ्वी के नीचे चला जाता है। तो पीने जो पृथ्वी के नीचे चलता है उसको ही हम भूजल कहते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले इन जल भंडारों के अतिरिक्त जमीन के अंदर भी चट्टानों की परतों के मध्य में भी पानी पाया जाता है, जो चट्टानें होती हैं उनको हम भूजल कहते हैं। तो ये पानी, उस पानी का उपयोग हम कैसे करते हैं? जो भूजल होता है उस पानी का उपयोग हम कैसे, किस प्रकार से करते हैं? तो हम बताएंगे आपको कैसे प्रयोग करते हैं। तो कुछ पानी सूर्य की गर्मी पा करके वाष्प बन के उड़ जाता है, और कुछ पानी क्या होता है, रिस करके जमीन के अंदर चला जाता है, वो स्टोर हो जाता है। और वो स्टोर किया हुआ पानी हम किस विधि से बाहर निकालते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं वो भी देखिए। ये देखिए, ये है समुद्र। इसमें होता क्या है बच्चों कि पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर सर्वत्र फैले हुए पानी, जो हिम के रूप में है, भूजल के रूप में इस वातावरण में, वाष्प के रूप में है, ये सम्मिलित रूप में इसको कहते हैं जलावरण। क्या कहते हैं बच्चों? जलावरण। द वाटर आर आइस दैट occupies the earth's surface, groundwater and the water vapor in the atmosphere। यहाँ पर देखिए भाप भी है, जब गर्म करके उड़ता है तो भाप के रूप में उड़ता है। टूगेदर फॉर्म द अर्थ हाइड्रोस्फीयर। इसको ही क्या कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर सर्वत्र फैले हुए पानी और हिम, भूजल तथा वातावरण की वाष्प जैसी पानी के भंडारों को सम्मिलित रूप में पृथ्वी का जलावरण कहते हैं। इसका उपयोग कैसे हम करते हैं? कैसे करते हैं देखिए, ग्राउंड वाटर को हम कैसे निकालते हैं? पंप लगाते हैं बच्चों, हैंड पंप भी इसको बोलते हैं। ड्रिलिंग, बोरिंग के द्वारा इसकी पाइप नीचे जाती है और वहां से पानी जो इकट्ठा हुआ रहता है हम निकालते हैं। या बोरवेल या कुआं खोदते हैं, तो जो पानी नीचे रहता है उसके सोता आते हैं और पानी कुएं में इकट्ठा हुआ रहता है, और उस पानी का उपयोग हम करते हैं। इस प्रकार से जमीन पर प्रवाहित होने वाला जो पानी है, चाहे वो जल के रूप में हो चाहे वो बर्फ के रूप में है, उसका हम उपयोग करते हैं। आगे हम आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताने वाले हैं, जिसको वातावरण बोलते हैं बच्चों। वातावरण, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा का जो आवरण है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द envelope of air around the earth is called the atmosphere। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें होती हैं बच्चों? द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसके नाम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देयर आर सम अदर गैसेस भी होती हैं, ऐसी नहीं कितनी ही गैसेस होती हैं, बहुत सारी और भी गैसेस होती हैं, और लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं। तो जो पृथ्वी का ये जो आवरण है, ये 5 भागों में यहाँ आपको दिखाई दे रहा, बटा हुआ है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। एक एक आवरण जो है इसके बारे में हम थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहां पर वातावरण में हवा क्रमशः क्या होती है? विरल होती जाती है। तो पृथ्वी का जो पृष्ठ भाग है, एक ट्रोपोस्फियर को कह लीजिए क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल,
मध्यमंडल, अयनमंडल और वायुमंडल, ऐसी 5 परतें हैं जो मानी जाती हैं। इनमें से ये देखिए ट्रोपोस्फियर कहां से कहां तक है। यहां पर ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में आप देख रहे हैं एक लेयर है ओजोन लेयर। एक लेयर क्या है बच्चों? ओजोन लेयर है। इसके लेयरों के नाम है, इसमें दिख रहा है, द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नेम्ड एज द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। 5 परतें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में एक ओजोन लेयर है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे आपसे। सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर के बारे में जानकारी करते हैं। ट्रोपोस्फियर, एटमॉस्फेयर में सबसे पहला आएगा ट्रोपोस्फियर। Troposphere, the layer that extends from the Earth's surface to a height of about 13 किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर आप देख रहे हैं, देखिए किलोमीटर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर ये दिख रहा है 10 किलोमीटर। तो कहाँ से 13 किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फियर आता है। 10 से 20 दिखा था, यहाँ होगा 13 किलोमीटर। यहां तक बच्चों ट्रोपोस्फियर आता है। क्या आता है? ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से 13 किलोमीटर दूरी तक की परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की हवा में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं और पृथ्वी के सजीवों के जीवन पर इन परिवर्तनों के बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे सूर्य द्वारा पृथ्वी को ऊष्मा मिलने के कारण पृथ्वी का पृष्ठभाग जो होता है वो गर्म होता है, जिसके कारण पृष्ठभाग के समीप वाली हवा सबसे अधिक गर्म होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर जाते हैं, हवा क्या होती है? ठंडी होती जाती है और वातावरण की लगभग संपूर्ण वाष्प जो होती है वह क्षोभ मंडल में होती है। इसलिए जलवायु से संबंधित बादल है, वर्षा है, कोहरा है, पवन है, आंधी तूफान है, ये सभी घटनाएं जो होती है बच्चों, ये ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल में ही होती है। अब यहां पर आप विमान देख रहे हैं, ये देखिए विमान, ये विमान देख रहे हैं आप, ये विमान उड़ रहा है। ये क्षोभ मंडल के ऊपर से उड़ता है। क्षोभ मंडल कहां तक है? ट्रोपोस्फियर 13 किलोमीटर तक है। यह जब उड़ता है तो 13 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई से उड़ता है। यातायात के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी विमान क्षोभ मंडल की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले भाग में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं ये भी सोच लीजिए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वहां की हवा क्या होती? विरल होती जाती है। विमान ऊंचाई पर जाने पर जब हवा विरल हो जाएगी तो विमान में हम लोग बैठे हैं तो श्वसन की क्रिया भी आवश्यक होती है। हवा विरल हो जाती है तो उसके लिए विमान में सुविधा करनी पड़ती है कि हमको जिससे सांस लेने में तकलीफ न हो, सांस लेने में तकलीफ न हो। चलिए आगे देखते हैं दूसरा मंडल जो होता है वो स्ट्रेटोस्फियर। ए स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर में क्षोभ मंडल के बाहर लगभग 50 किलोमीटर तक की परत को समताप मंडल कहते हैं और इसी समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में ओजोन गैस की एक लेयर होती है बच्चों। वो लेयर अपने लिए कितनी लाभप्रद है? समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में ओजोन गैस की परत पाई जाती है
सूर्य से जो किरणें निकलती बच्चों, उसमें पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो सजीवों के लिए हानिकारक होती है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो सजीवों के लिए हानिकारक होती है, और वो लाइट अगर हम पर पड़ती है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचती है। ओजोन परत क्या करती है? ओजोन गैस ये घातक किरणों को अवशोषित कर लेती है, और उससे क्या होता है कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं सबको संरक्षण मिलता है। पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं सबको क्या मिलता है? संरक्षण मिलता है। तो आज हम लोगों ने जो पृथ्वी का आवरण था, पांचों आवरण के बारे में देखा। क्षोभ मंडल में जहां पर सजीव हैं उसके बारे में देखा। ओजोन का महत्व हम लोगों ने समझा कि ओजोन की जो लेयर है अगर नहीं होती तो डायरेक्ट जो सूर्य का पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे ऊपर पड़ती तो हमको नुकसान पहुंचा सकती थी। ये देखिए, हम आपको लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर पांचों को एक साथ दिखा रहे हैं इस चित्र में। ट्रोमोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर कितना किलोमीटर तक है ये देखिए, आप एक बार फिर देख लीजिए। ट्रोपोस्फियर 14 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक, मेसोस्फियर 85 किलोमीटर तक, थर्मोस्फियर 600 किलोमीटर तक, और लास्ट में जो स्फीयर है एकदम वो 600 से ऊपर किलोमीटर तक को दर्शाता है। तो सबकी एरिया है किसमें कितना है वो आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने जलावरण और एटमॉस्फेयर के बारे में देखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बायोस्फीयर की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।